डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों की खेती किसानी को और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। खेती किसानी में आ रही समस्याओं के समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हो सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है कि आप तक वो हर संभव जानकारी पहुंचाई जा सके जिसके आपकी खेती किसानी में परिवर्तन आ सके, हमारे किसान भाई अपनी लागत को कम करके मुनाफा कमा सकें। और इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों की, हमारे दर्शकों की बहुत अहम भूमिका होती है क्योंकि आप सीधा इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ते हैं और लाइव सवाल जब पूछते हैं और जवाब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए जाते हैं। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार हम अलग अलग विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय लेकर हाजिर हैं और कौन से विषय से जुड़े हुए आप सवाल आज पूछ पाएंगे और उनके जवाब आपको मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। प्याज की उन्नत किस्में एवं पौध की तैयारी कैसे करें, रबी दलहनी फसलों में रोग नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन से रोग लगने की संभावना है, इन दोनों विषय से जुड़े हुई महत्वपूर्ण सवाल आप इस कार्यक्रम में पूछ पाएंगे और उससे बढ़कर महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इस दोनों विषय से जुड़े हुए आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आपको पता है कि आपके पास 3 माध्यम होते हैं जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। पहला माध्यम पे बात करते हैं टोल फ्री नंबर। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप जिस टीवी से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उस टीवी की आवाज़ को कम रखें और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप करते समय भी आप जहां से अपना सवाल भेज रहे हैं अपना नाम और जगह का नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और आपके कोई भी सवाल इन दोनों विषय से जुड़े हुए हैं तो आप सीधा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने सवाल पूछिए और आपकी समस्या का समाधान लाइव किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जो आन बान शान है, इस कार्यक्रम में जो आपकी समस्या का समाधान करते हैं हमारे विशेषज्ञ, आइए अब उनसे आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बीपी तोमर जी। सर आपका बहुत स्वागत है। आप विभागाध्यक्ष हैं शाक्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। इसके साथ ही आज हमारे दूसरे मेहमान जो ऑनलाइन स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह जी हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, अगर हम बात करें प्याज की उन्नत किस्में और उन्नत किस्में क्या है इसके बारे में मैं आपसे जानूं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हम अगर अपने किसान भाइयों की स्थिति के बारे में बात करें या फिर प्याज की खेती की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत में प्याज की खेती की क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं और किसान भाइयों की क्या स्थिति फिलहाल मौजूदा समय में आप देख रहे हैं? जी, प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। बिल्कुल। और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टिकोण से इसका स्थान दूसरे नंबर पर आता है। पहले स्थान पर सब्जियों में आलू क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से आता है। और ये मुख्य रूप से सर्दी के मौसम की फसल है। हमारे देश में जो प्याज का कुल उत्पादन होता है उसका 60% से अधिक रबी प्याज की खेती से आता है और शेष जो है हमारा ये खरीफ की फसल से आता है या लेट खरीफ की फसल से आता है। और हमारे प्याज का जो उत्पादन है वो औसत पैदावार हमारे देश में 20 टन के आसपास है जी। जो हमारी जो उन्नतशील किस्में हैं उनकी औसत पैदावार 30 टन प्रति हेक्टेयर से लेकर के 35 टन प्रति हेक्टेयर के बीच में जो हमारे
बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, जिनके अंतर्गत हमें नई किस्मों के विकास के दौरान उनका मूल्यांकन करते हैं जी। और उनकी औसत पैदावार की जानकारी हमें मिलती है अलग अलग जो हमारे जोन्स हैं इवेल्युएशन के, उनमें तो हमारी जो उत्पादकता और हमारी जो उन्नतशील किस्में हैं उनके उपज में काफ़ी अंतर है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम किस प्रकार से अपनी प्याज फसल की जो उत्पादकता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो हमारी उन्नतशील किस्में हैं उनको खेती में अपना करके उनका जो अधिक उपज देने का या बेहतर गुणवत्ता के सलकंद देने की क्षमता है उसका हम किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। इन दो बातों के ऊपर हमें मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, उत्पादन की टेक्नोलॉजी के ऊपर, प्रौद्योगिकी के ऊपर और उन्नतशील किस्मों के खेती में इस्तेमाल को लेकर के। जी, दो ये महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर तोमर जी ने बताई हैं कि हमें उत्पादन की तकनीक को कैसे बेहतर करना है ताकि किसान भाई और बेहतर उत्पादन ले सकें, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है वो किस्मों का चुनाव। उन्नतशील किस्में आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे पहचान करें और आपके क्षेत्र के अनुरूप कौन सी किस्में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसको भी समझेंगे डॉक्टर तोमर जी से और विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट पर आइए नज़र डाल लेते हैं। अगर मौसम के अनुरूप खेती किसानी की जाए तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। आज हम बात करेंगे रबी की प्याज की। रबी प्याज की फसल के लिए पौधशाला में बीज की बुआई करें। किसान बीजों का चुनाव सोच समझकर करें और बीज केवल प्रमाणित जगह से ही खरीदें। खरीदते समय बीज का जमाव, प्रतिशत, पैकिंग दिनांक, लाट नंबर और मूल्य जरूर चेक कर लें। प्याज के बीज बुआई का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर उपयुक्त है। किस्मों की बात करें तो किस्मों का चयन अपने इलाके को देखते हुए ही करना चाहिए। प्याज की एग्री फाउंड लाइट रेड, पूसा माधवी, पूसा रिद्धि, व्हाइट फ्लैट, पूसा व्हाइट राउंड किस्में अच्छी मानी जाती हैं। पौधशाला में बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम बीज काफी रहते हैं। प्याज की पौध भूमि की सतह से उभरी हुई क्यारियों में तैयार करनी चाहिए। प्याज के खेत में गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 70 किलोग्राम, फास्फोरस 70 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टॉम्प का 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के बाद सिंचाई से पहले छिड़काव करें। इस तरह अगर सही समय और सही तरीके से किसान रबी प्याज के पौध की तैयारी करें और उन्नत किस्मों का चुनाव करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अच्छी किस्मों का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है और विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अब रुक करते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ और दूसरे एक्सपर्ट की तरफ। अब दूसरा विषय हमारा रहेगा रबी दलहनी फसलों में रोग नियंत्रण किस प्रकार से करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, रबी दलहनों की अगर हम बात करें तो इसमें रोग नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल रबी बल्कि हर किसी फसल में रोग नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। दलहनी फसलों में रोग नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है, कितना नुकसान रोग लगने से हो सकता है, कितने प्रतिशत फसल खराब हो सकती है कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो सकती है, और रोगों के बारे में जानकारी रखना किसानों के लिए कितना लाभदायक होना चाहिए? जी, ऐसा है कि इस सीजन में हम किसान भाई चार तरह की फसलें लगाना शुरू कर दिए हैं जी। इसमें चना, मसूर, मटर और राजमा, ये 4 फसलों की बुआई देश भर में हो रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किसान भाई अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के साथ किसान भाई उन्नत किस्मों के बीज इकट्ठा कर रहे होंगे जी, और उसको बीज शोधन करके और उसके लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि बीज शोधन अच्छी उपज के लिए और कम से कम बीमारी
के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप किसान भाइयों को चाहिए कि यदि बीज शोधन करना है, सबसे पहले जैविक तरीके अपनाने चाहिए, जिसमें ट्राइकोडर्मा हो गया और कई तरह से PGPR प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग है जो बैक्टीरिया के आते हैं, इन सब चीजों का बीज शोधन कर सकते हैं। साथ में किसान भाई चाहे तो दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एवस्टीन है, थीरम है, कैप्टान, इन सारी दवाइयों को लेकर के भी किसान बीज शोधन कर सकते हैं। बीज शोधन से ज्यादा जरूरी है कि किसान भाई कभी भी देखे तो प्रमाणित बीज इकट्ठा करें और उसी का प्रयोग करके और उसी का बिजाई करें। ऐसा करने से मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों का जो बीमारी लगने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। तो बीज शोधन का महत्व सारे किसान भाई जानते हैं और उसमें ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि या तो जमीन से होती है, मिट्टी से होती है या बीज से होती है। तो जो बीज से लगने वाले जो बीमारियां होती हैं, खास तौर से उसका जो है निदान बीज शोधन से काफी हद तक किया जा सकता है और फसलों के बीमारियों के प्रकोप से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात, शुरुआती कदम यही है कि अगर आप बीजोपचार करके चलते हैं, किसी भी फसल का चुनाव करते हैं, चाहे वो प्याज की आप कर रहे हो, चाहे वो दलहनी फसलों की कर रहे हो, तो सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो बीजोपचार का होता है। अगर बीजोपचार करके आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छी खासी फसल मिलेगी और आप लगभग कई तरह के रोग और बीमारियों से बचे रहेंगे, आपकी फसल बची रहेगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। चने की फसल में लगने वाला ये प्रमुख रोग है। इस रोग के लक्षणों में पत्तियों का पीला पड़ जाना, पौधों का सूख जाना और पौधे की बढ़वार कम होना आदि शामिल हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए फसलों में फसल चक्र का उपयोग करके खेत की जुताई गहरी करके रोगरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा चने में झुलसा रोग भी लगता है। इस रोग के कारण चने की उपज में कमी आती है। इस रोग के लक्षण पौधे की पत्तियों, फलियों, तनों आदि पर छोटे छोटे गोल भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। रोग के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 0.2% या घुलनशील गंधक 0.2% घोल का छिड़काव करके किया जा सकता है। जड़ सड़न की बात करें तो ये मृदा जनित रोग है, जिसमें रोगी पौधे पीले पड़ने लगते हैं। तने के कालर के ऊपर तक गहरा भूरा धब्बा पैदा हो जाता है। ये धब्बा शाखाओं में फैल जाता है। तने और जड़ के निचले भाग सड़े हुए और दाने काले दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त पौधों और उनके अवशेष को उखाड़कर जमीन में गहरा दबा दे। अधिक गहरी सिंचाई ना करें। बीजों को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा विरिडी की 4 से 6 ग्राम मात्रा से बीजों को प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। मटर की बात करें तो इसमें बीज जनित रोग से बचाव के लिए 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या थीरम या कैप्टॉन प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बोना फायदेमंद रहता है। वहीं मसूर में मुख्य रूप से उकठा और गेरुआ रोगों का प्रकोप रहता है। उकठा रोग की उग्रता को कम करने के लिए थायरम 3 ग्राम या 1.5 ग्राम थायरम प्रति 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम का मिश्रण प्रति किलो बीज को उपचारित करके बोएं। वहीं गेरुआ रोग पर नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए। किसान किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आप कृषि कार्य करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा और इसीलिए हमारे साथ 2 कृषि विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं और एक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और कुछ दर्शकों के हमें सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी प्राप्त हुए हैं। पहले उन दर्शकों के सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। दर्शक हैं अंकुर सहाय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल है, अरहर की फसल में डाउनी मिल्डू रोग लगने का मुख्य कारण, लक्षण और रोकथाम क्या है? डॉक्टर कृष्ण कुमार जी इनके
सवाल ये हैं और उनका जवाब ये जानना चाहते हैं। जी, ऐसा है कि अरहर में डाउनी मिल्ड्यू बीमारी नहीं लगता है। जी। अरहर में सबसे मुख्य बीमारी है कि फाइटोप्थोरा रूट रॉट लगता है, जिसमें जड़ में गांठ हो जाती है जो जमीन से सटा हुआ स्किन है। और दूसरा उगथा बीमारी है। ये दोनों मृदा जनित बीमारी है। जी। और तो इसके निदान के लिए हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं, सबसे जरूरी है कि किसान भाई लंबा फसल चक्र अपनाएं। जैसे कि कोई किसान 30 साल अरहर की खेती कर लिए तो कम से कम 1 साल या 2 साल खेत में अरहर न लगाए। दूसरा आप उन्नत किस्मों का चुनाव करें, जैसे नरेंद्र अरहर 1 है और भारतीय दलहन से भी विकसित की हुई कुछ उन्नत प्रजातियां हैं, उसका उपयोग करें। और ऐसा करने से खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद जो है उसका जरूर उपयोग करें। और यदि किसान भाई को संभव हो सके तो हरी खाद की किसान भाई को जरूर करना चाहिए। और ऐसा करने से मुझे उम्मीद है कि ये जो रोग और फाइटोप्थोरा रूट रॉट, ये 2 बीमारी नहीं लगेगी और किसान भाई का उपज ठीक होगा। जी, तो हमारे जो दर्शक हैं, जी मैं लौटूंगा आपके पास अंकुर साहब को। फिलहाल ये 2 महत्वपूर्ण बातें और हिदायत आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप एक लंबा फसल चक्र अपनाएं और साथ ही उन्नत किस्मों का चुनाव करके चलते हैं तो आप अच्छी खासी फसल लेंगे और हो सकता है कि आपको नुकसान भी कम हो। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ समय की मांग, एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई एक दर्शक हैं हमारे साथ जो फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। जी। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि इस समय जो दलहनी फसलें हमारी होती है तो इसमें जो
पौधे सूखने वाली समस्या, फिर ऐसे कीड़े आ जाते हैं जो हमारे पौधे को ही कट जाते हैं, जड़ से खत्म कर देते हैं। तो ऐसी दशा में हमें कौन सी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि तो शुरुआती दौर है, अभी तो फल फूल तो अभी दूर हैं। जी, आपका महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हमारे दर्शक हैं। आनंद स्वरूप मिश्रा जी, इनका सवाल है कि पौधे इस समय सूखने की शिकायत आती है और जो कीट होते हैं वो पूरे पौधे को चट कर जाते हैं। ऐसे में क्या सावधानियां इनको बरतनी चाहिए? इनकी समस्या का क्या समाधान होना चाहिए? कौन सी फसल की बात कर रहे हैं? चने की? जी, दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं। अरहर की। देखिए, जहाँ तक देखा गया है कि आजकल एक बीमारी बहुत मात्रा में बढ़ रही है, जिसका नाम है तना सूखने वाला बीमारी, जिसको ड्राई बोलते हैं। ऐसा है कि यह देखा गया है कि यह बीमारी आजकल धीरे धीरे चने में बढ़ रही है। कारण इसका ये है कि जमीन में जो जीवांश की मात्रा है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। और जब ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जब जमीन में कम हो रही है तो उससे क्या होता है, जमीन में जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं और मित्र कीड़े हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, जिससे कि यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके लिए जैसा कि हमने बताया, किसान भाई को गोबर के खाद का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जमीन में ऐसे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, इससे कि अपने आप ही यह जो बीमारी, जिसको ड्राई रूट रॉट कह रहे हैं या सूखा रोग कह रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। दूसरा हमने बताया, फसल चक्र बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। तीसरा जो है, यदि हरी खाद की खेती करते हैं तो उससे भी खेत की संरचना और उसमें जो बीमारी पैदा करने वाले जो कारक होते हैं, उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम होती है। और ऐसा करने से मुझे लगता है कि यह इनकी समस्या जरूर कम हो जाएगी। तीसरी बात यह है, इसी तरह से भारत सरकार प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा दे रही है, जिसमें जीवामृत, घनामृत और ब्रह्मास्त्र वगैरह का प्रयोग करके जो है खेत में जो सूक्ष्म जीवों की संख्या है और बेनिफिशियल इंसेक्ट की जो मित्र कीड़े हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। तो ऐसा करने से अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण होता है। जी, आपसे अनुरोध है किसान भाइयों से कि प्राकृतिक खेती को जरूर अपनाएं। यदि प्राकृतिक खेती न भी अपना सके तो पारंपरिक तरीके जो हम लोग करते थे, अपनाते थे, उसको भी अपनाने की जरूरत है, जिससे कि मिट्टी की संरचना, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो साथ में पौधों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी, तो इस तरीके से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने बहुत बेहतर तरीके से आपकी समस्या का समाधान किया है। फिलहाल एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेजा है, उनका सवाल ले लेते हैं। सर, नितिन जाधव हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से। उनका सवाल है कि प्याज में जो 3PS खुशबू की ओर आकर्षित होते हैं, तो क्या हम गेंदा पुष्प इसमें लगा सकते हैं, और लगे तो कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, और इसके अलावा कोई जैविक तरीका है क्या? डॉक्टर तोमर जी। निश्चित रूप से थ्रिप्स प्याज का एक महत्वपूर्ण कीड़ा है और ये काफ़ी नुकसान करता है, और पिछले कई वर्षों में ये देखा गया है कि इस कीड़े का प्रकोप धीरे धीरे प्याज की फसल में बढ़ रहा है। तो इसमें अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख बात तो आती है, पहला उपाय है कि जब हम प्याज की फसल लेते हैं, चाहे वो बीज फसल है या सलकंद फसल है, तो उसमें कटाई करने के बाद जो फसलों के अवशेष होते हैं जी, उन फसलों के अवशेषों का हमें इस प्रकार से प्रबंधन करना है कि उनको हमें खेत में नहीं छोड़ना है। उन सब अवशेषों को एकत्र करके उनको गहरे गड्ढे में दबा करके उससे खाद बना सकते हैं या ज़मीन में उसको गाड़ दें। जी, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा कि जो पिछली फसल में थ्रिप्स थे, बीज फसल में या सलकंद फसल में, तो उनकी संख्या को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि अगले वर्ष तक ये जो कीड़े हैं ये फसल के पुराने अवशेष में ही अपना जीवन यापन करते हैं।
और जब हम इनको कटाई के बाद खेत को पूर्णतः स्वच्छ कर देंगे, क्लीन कर देंगे और इनको हम निष्पादन कर देंगे, दबा देंगे, तो इनकी संख्या में कमी आ जाएगी। तो पहला तो उपाय हमको ये करना है। दूसरा है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम बीज फसल के सलकंद लगाते हैं तो उनको ऊपर से 1/3 काट दें और काट करके उसको हम उपचारित करके बोएं। और उपचारित करते वक्त उसमें गाउचो का इस्तेमाल करें और एक फफूंदनाशी का इस्तेमाल करें जिसमें रिडोमिल हो सकता है जी, या डाइथेनियम 45 हो सकता है जी, और उपचारित करके इनको पहले 20 से 25 मिनट सलकंदों को भिगो करके रखें घोल में और उसके बाद इनको छायादार स्थानों में सुखा दें और सुखा करके फिर अगले दिन इसकी रोपाई कर सकते हैं जी। अब किसान के मन में प्रश्न ये होगा कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं? तो हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाई को कि जो हमारे सलकंद हैं इनके जो ऊपर के स्केल्स हैं उनमें ये थ्रिप्स छुप के रहती हैं जी। और जैसे ही हम नई फसल की बुआई करते हैं उसमें ये उग के आते हैं बीज फसल में, तो ये थ्रिप्स उसमें आक्रमण करना शुरू कर देती हैं। तो अगर हम सलकंदों का उपचारित करके बुआई करते हैं तो काफ़ी हद तक हम थ्रिप्स को नियंत्रित कर सकते हैं जी। तीसरी बात है कि जब हम अपनी फसल लगाते हैं, मुख्य फसल लगाते हैं या हम अपनी पौधशाला में पौध तैयार करते हैं, तो हमें क्या सावधानी रखनी है? हमें उनको समय समय पर उनके जो ऊपरी पत्तियों के भाग हैं उनको खोल के देखना चाहिए। उसमें कहीं छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे जैसी स्थिति तो दिखाई नहीं देती है। तो ये प्रारंभ की अवस्था होती है जी। और प्रारंभ की अवस्था में अगर हम इसकी पहचान कर लें तो उसमें हम कम मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल करके इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जी, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और आप थ्रिप्स के प्रकोप से परेशान हैं तो आप देख सकते हैं कि ये समस्या का समाधान है आपका। और जितने भी किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इस समाधान को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी खासी फसल की उपज ले सकते हैं। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। हमारे साथ हैं कन्हैयालाल प्रजापति, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं बालूलाल लखा उज्जैन से बोल रहा हूँ साहब जी, अपना सवाल पूछिए। हमारे अरहर की फसल में हरी इल्ली का प्रकोप बहुत है जी। और जो नील गायें हैं वो ये बहुत आतंक मचाती है, तो फसल को तहस-नहस कर देती है जी। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना होगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका कन्हैयालाल जी, लेकिन समय की मांग है कि हमें यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार आपकी समस्या का समाधान हम पक्का करेंगे। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये लिए हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज है। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठा
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक से पहले हमारे एक दर्शक थे कन्हैया लाल प्रजापति उज्जैन से। उनका सवाल था कि उनकी अरहर की फसल है और हरी इल्ली के प्रकोप से फसल को नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही जो जंगली जानवर हैं जैसे नीलगाय उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, इन दोनों हालातों में हमारे किसान भाइयों को क्या समाधान देना चाहिए? जी, ऐसा है कि जहाँ तक कि नीलगाय का प्रकोप का सवाल है तो हमने ऐसा देखा है कि कुछ किसान भाई कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके से उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं जी, लेकिन यह तो विषय प्रदेश सरकार का है और वो यदि कोई तरीका अपना सकते हैं, कुछ तो ढोल बजाते हैं लोग, कई सारे तरीके हैं, लेकिन वैसा कोई हम लोग के पास समाधान नहीं है। जहाँ तक का इल्ली का सवाल है अरहर में, और अरहर में इल्ली के कंट्रोल के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि पहला तो रोग रोधी प्रजाति का चुनाव करें, जैसा कि हमने बताया, और दूसरा यदि किसान भाई ठीक दूरी पर लगाए, यदि फसल ज्यादा घना न हो तो इल्ली का प्रकोप कम हो सकता है। ज्यादा कई बार किसान भाइयों को देखता हूँ कि ज्यादा बीज लगा देते हैं और उसके वजह से खेत पौधे बहुत घने हो जाते हैं और उसमें प्रकाश और नमी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके वजह से कीड़ों का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है जी। तो और भी जो पहले तरीके हमने बताए हैं वो तरीके भी इसमें इल्ली के प्रकोप को कम करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए किसान भाइयों को यह सुझाव दिया जाता है कि जो तरीके जो बताए गए हैं, हमने पहले बताया, यदि सुन रहे हैं तो इन सारी चीजों का वो ध्यान रखें और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खेत में कीड़ों की संख्या कम लगेगी। जी जी। तो कन्हैया जी, आप इस तरीके की समस्या का समाधान आपकी हो गया है और आप ये समाधान अपना के आगे बढ़ते हैं तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आप अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकेंगे। डॉक्टर तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, किशनगंज बिहार से एक दर्शक हैं, उनका सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमें प्राप्त हुआ है। उनका सवाल है कि मैं जानना चाहता हूँ कि किशनगंज बिहार क्षेत्र में प्याज की खेती के लिए कौन कौन सी प्रजातियाँ उपयुक्त हैं और इस क्षेत्र में प्याज की खेती के लिए कौन सा मौसम सबसे अनुकूल है। इसके साथ ही ये भी जानना चाहता हूँ कि प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक होती है और प्याज की अच्छी पैदावार के लिए कौन से पोषक तत्वों की मिट्टी मिलानी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हमारे किसान भाई ने अपने प्याज के बारे में रखे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्याज की जो पूसा रेड किस्म है, पूसा माधवी है, पूसा रिद्धि है, भीमा डार्क रेड है, भीमा रेड है, ये जो किस्में हैं जी, इनको हमारे किसान भाई किशनगंज की जलवायु की अवस्था में इनको सलकंद उत्पादन के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी मिट्टी दोमट या ब्लूई दोमट किस्म की हो या चिकनी दोमट किस्म की हो या चिकनी मिट्टी हो, ये सभी किस्में मिट्टी प्याज की खेती के लिए उपयोगी रहती हैं, ठीक रहती हैं। और जहाँ तक बात है कि किस प्रकार की उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, तो उर्वरा शक्ति में हमारी ज़मीनों के अंदर कार्बनिक तत्व की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ऐसे सामान्यतः बिहार की जो मृदाएं हैं, मेरी जानकारी में जैसा है कि अधिकतर मृदाएं निम्न स्तर का या मध्यम निम्न स्तर का कार्बनिक तत्व रखती हैं। तो हमें रोपाई करने से पहले उसके अंदर सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या और अन्य तरह के कंपोस्ट हैं या पहले ग्रीन मैन्यूरिंग करें ताकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति अच्छी रहे। और उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। और पौध तैयार करने के लिए मैं देखता हूँ किसान भाई 2 प्रकार से पौध तैयार करते हैं जी। जो समझदार किसान हैं वो वैज्ञानिक तरीके से पौध तैयार करते हैं, तो उथली क्यारियों पे पौध तैयार करते हैं। और बहुत सारे किसान आलसी हैं या
टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं लेना चाहते, लेबर की कमी के कारण या अन्य किसी वजह से वो समतल क्यारियों में ही बीजों को बिखेर देते हैं। तो दोनों तरीकों में बहुत फ़र्क है। हमारा हमेशा अपने किसान भाइयों से ये सुझाव रहता है, या हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप उथली क्यारियों पे प्याज की पौध तैयार करें। 2.5 फुट चौड़ी यानी कि 75 सेंटीमीटर चौड़ाई की उथली 10 से 15 सेंटीमीटर उथली क्यारी बनाएं और उनको गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करके उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली आदि को मिला लें और मिला करके उसमें पानी लगा दें। और पानी लगा करके जैसे वो कंडीशन में आती है, बताओ आती है, तब उसको भुरभुरा करके लाइनों में बीजों की बुआई करें। और बीज की जो गहराई है वो 1 से 1.5 मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज को डालें और डालने के बाद उसको बिछावन से ढक दें और उसके बाद उसको पानी से छिड़काव करें ताकि उसमें नमी की मात्रा बनी रहे जी। अब जहाँ तक बात है मौसम की, अभी हम बात करें तो अभी बहुत उत्तम समय है रबी की प्याज की फसल लेने के लिए पौध डालने का, क्योंकि प्याज की रोपाई जो है पौध के माध्यम से होती है और इसकी पौध लगभग बिजाई के 50 से 55 दिन में रोपाई के लिए तैयार होती है। और ये स्थिति इस बात पे भी निर्भर करती है कि आगे आने वाले समय में तापक्रम की स्थिति क्या होगी, सूरज की उपलब्धता कैसी होगी। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि आप अभी नवंबर के मध्य तक निश्चित रूप से अपनी प्याज की फसल की पौधशाला में बिजाई कर दें और जनवरी के पहले सप्ताह में इसकी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में रोपाई कर देना बेहतर होता है। जितना देरी से बुआई करते हैं उतना ही उपज में कमी आती चली जाती है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे किसान भाई जनवरी के अंत में रोपाई करते हैं या फरवरी के अंत में करते हैं। कुछ किसान भाई जो ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई करते हैं उसमें बसंतकालीन बुआई करते हैं, उसमें बीज में रोपाई करते हैं। तो ऐसे वो देरी होती चली जाती है और देरी होने से हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। और यही कारण है कि हमारे किसान भाई प्याज की जो देरी से बिजाई करते हैं या उथली क्यारियों पे बिजाई नहीं करते हैं, रोपाई नहीं करते हैं, या उसमें प्रॉपर पोषण का प्रबंध नहीं है, थ्रिप्स का प्रबंधन का ठीक से उनका प्रबंधन नहीं हो पाता, तो ये हमारी उत्पादकता को सारे फैक्टर मिल करके कम करते हैं। जी, तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप अपने प्याज के उत्पादन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपनी लागत को कम करके अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा और अच्छी खासी उत्पादन क्षमता भी आपकी बढ़ सकती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ फिर से एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें, देखते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं,
संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है और 3 माध्यम आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप और फ़ोन और ईमेल के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फ़ोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। आप से निवेदन है कि आप पहले टेलीविज़न की आवाज़ को कम कर लीजिए। जगदीश जी, आप सुन रहे हैं तो टेलीविज़न आवाज़ कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, हेलो जी। अरे सर, ये प्याज के कण महीने भर बाद भी मतलब बहुत सूखता है। कौन सी किस्म लगाई है आपने? नेफेड। अच्छा, कितने दिन हो गए फसल को? 20 से 25 दिन हो गए सर। जी। जगदीश जी, आप बीज फसल की बात कर रहे हैं या रोपाई पौध तैयार करके रोपाई की बात कर रहे हैं? हाँ, रोपाई मतलब रोप डायरेक्ट लगाया था हमने, तो सूखता बहुत है मतलब। नहीं, मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, जो हाँ, अभी तो जो रोपाई तैयार हुआ ना, तैयार करने में वो वापस करते हैं बहुत मतलब। ठीक है, उसके लिए 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो जब आप पौध निकालते हैं पौधशाला से, उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा कि थोड़ा उसको जड़ों से नीचे निकालिए ताकि जड़ों का नुकसान ना हो। कई बार श्रमिक लोग काम को शीघ्रता से निपटाने के कारण उसको ऊपर से खुरपी से उसको निकाल देते हैं और उसकी बहुत सारी जड़ें कट जाती हैं। एक तो ये बात है कि आपको जब पौधशाला से पौध निकालें तो उसको सावधानी पूर्वक निकालें ताकि उसकी जड़ों को नुकसान ना हो। दूसरी बात, हम देखते हैं कि अधिकतर प्याज की जो रोपाई है वो श्रमिकों के द्वारा की जाती है पंक्तियों में, और अगर हम उसको बहुत ऊंचाई पे रख देते हैं और उनका जड़ों का संपर्क नहीं हो पाता है मिट्टी के साथ, तो कुछ दिनों के बाद वो पौधे सूख जाते हैं या उनको खड़ा होने में, जागने में ज़्यादा समय लगता है। और कई बार ये भी देखा है मैंने कि वो मजदूर जो हैं गहराई पे पौध की रोपाई कर देते हैं, जड़ों के साथ साथ तने का भी कुछ भाग मिट्टी में दबा देते हैं। ऐसे में पौधा तो खड़ा हो जाता है लेकिन उसमें सलकंद नहीं बनता या उसका आकार में विभिन्नता आ जाती है। तो ये 2 ही स्थिति मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपकी या तो पौध निकालने का तरीका गलत है या रोपाई के तरीके में आपको सुधार करना पड़ेगा। अन्यथा अभी प्याज का जो पौधा होता है उसकी पत्तियाँ ये होती हैं, ग्लोसी होती हैं और चिकनी होती हैं, उससे पानी कम उड़ता है और कई दिन तक तो ऐसे ही पड़ा रहता है, तब भी वो सूखता नहीं है। और खेत में रोपाई के बाद अगर आप पानी देते हैं या कई बार किसान भाई जो खरपतवारनाशी इस्तेमाल करते हैं, बुआई के बाद उसकी मात्रा अधिक कर देते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि 3.5 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट सक्रिय तत्व पेंडामेथिलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। कई किसान भाई अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जब अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो पौधे नन्हे होते, छोटे पौधे होते हैं, तो उनमें ऊपर के जो शीर्ष भाग हैं वो जल जाते हैं और पौधे को फिर उगने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर ये 3 स्थितियां हैं जगदीश जी, आप इसको देखिए, जांच करिए और इसको, इस समस्या से आपको निश्चित रूप से निदान हो जाएगा। जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो और आप अच्छी खासी उपज ले सकें। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बहादुर सिंह हैं। बहादुर जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। बहादुर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। जी, हेलो जी, आपने सवाल पूछिए, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई, हमारे गंगानगर जिले के अंदर जो राजस्थान के अंदर है जी, तो कौन सी वैरायटी बढ़िया है गंगानगर जिले के लिए जी? प्याज की। जी, डॉक्टर तोमर जी, इनकी वैरायटी आप श्री गंगानगर जनपद में राजस्थान के पूसा रिद्धि, एग्री फाउंड डार्क रेड, लाइट रेड या NHRDF रेड 4, इन चारों किस्मों में से कोई भी किस्म आप बिजाई के लिए अभी
इस्तेमाल में ला सकते हैं। उनसे आप पौध तैयार करिए, पौध तैयार करके फिर इसकी रोपाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में कर दीजिएगा जी। तो ये 4 किस्में आप ले सकते हैं अगर आप लाल रंग की प्याज लगाना चाहते हैं। और अगर आप सफ़ेद रंग की प्याज लगाना चाहते हैं तो फिर इनकी भीमा श्वेता है, भीमा सफ़ेद, उसको लगा सकते हैं। या हमारे संस्थान की भी 2 पुरानी किस्में हैं सफ़ेद रंग में, पूसा वाइट राउंड, पूसा वाइट फ्लैट, इनको भी लगा सकते हैं। और अगर आप पीली पत्ती वाली प्याज लगाना चाहते हैं तो ब्राउन स्पेनिश है या अर्ली ग्रेनो है, इन किस्म को ले सकते हैं। या थोड़ा हल्का रंग में लेना चाहते हैं तो पूसा शोभा है, पूसा सोना है, इन किस्मों को भी आप चयन में बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी, तो ये तमाम तरह की किस्में आपको बताई गई हैं श्रीगंगानगर से। जो आप दर्शक हमें देख रहे हैं, आप इस तरीके से किस्मों का चुनाव अपनी उपयोगिता के हिसाब से कर सकते हैं और अच्छी खासी फसल आप ले सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेजा है, उनका सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र सिंह दागी हैं बसौदा मध्य प्रदेश से। उनका सवाल है कि चने मसूर की फसल में शुरुआती अवस्था 15 दिनों में सूखने की समस्या के बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि यह इसमें मुख्यतया ये हो सकता है कि आपका जो बीज है वो सही नहीं हो, संक्रमित हो सकता है, जिससे ऑलरेडी उसमें बीमारी हो, बीमारी के कारक ऑलरेडी उसमें हो। और दूसरा ये हो सकता है कि आपके खेत में ज्यादा नमी हो। ज्यादा नमी होने की वजह से भी जर्मिनेशन हो जाता है जी। तो उसके बाद जो है ये इस तरह की उगठा लगने की बीमारी जरूर आती है। और चने में वैसे भी देखा गया है कि थोड़ा सा नमी कम भी है तो उसका जर्मिनेशन हो जाता है जी। और उस खेत को भुरभुरा न भी रहे तभी भी चना का जर्मिनेशन ठीक से हो जाता है। और जैसा कि पहले जो हमने तरीके बताए, जो प्रॉब्लम बताई कि आपके खेत में जीवांश की कमी होगी, आप फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं, गोबर की खाद नहीं डालते होंगे, इन सारी चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है। इसीलिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह काम किया है। यदि आप ये चाहेंगे कि बीमारी आ जाए और आप उसका निदान ढूंढेंगे तो वो मुश्किल है, लेकिन यदि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप पहले से ही जो हम तरीके बता रहे हैं इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो यह समस्या नहीं आएगी। आप अपने खेत में हरी खाद की खेती भी जरूर कर सकते हैं 2 साल तक, 3 साल तक, जिससे खेत आपका मजबूत होता है। गोबर डालना है, आप ये सोचे कि बिना कुछ डाले हुए, बिना कुछ किए हुए और आपकी बीमारी और कंट्रोल हो जाएगा और दवाई छिड़क देंगे और कुछ कंट्रोल होगा, तो वह उस समय नहीं हो सकता है। यह सत्य बात जी। तो दर्शक, आप हमें मध्य प्रदेश से देख रहे थे। आपकी समस्या का डॉक्टर साहब ने समाधान कर दिया। आप इस समाधान को लेकर आगे बढ़ें और आप अच्छी खासी फसल ले पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल यहाँ एक और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं।
अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। उनका सवाल ले लेते हैं। लोकेंद्र त्यागी हैं उत्तर प्रदेश से। लोकेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर तोमर जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, अब हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में। हम देख रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार हमारे किसानों को इस क्षेत्र में रुचि लेने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रही है अलग अलग कदम पर। अगर हम प्याज की खेती की बात करें तो प्याज की खेती में क्या कुछ संभावनाएं हैं प्रोसेसिंग को लेकर, वैल्यू एडिशन को लेकर? किसान भाई जो फसल अपनी मंडियों तक नहीं पहुँचाना चाहते, क्या फूड प्रोसेसिंग के जरिए या कुछ इसमें वैल्यू एडिशन करके उसके उत्पाद बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है? क्या संभावना है इसमें? देखिए, प्याज एक, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा था, ये हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण फसल है और हमें हमारे देश में, जैसा मेरा अनुभव है, मानना है कि अधिकांश लोग प्याज को फ्रेश रूप में खाना पसंद करते हैं। और धीरे धीरे कुछ शहरों में या कुछ खाने की तैयारी करने में, पकवान तैयार करने में इसके प्याज के पाउडर को भी इस्तेमाल करते हैं। उसके दूसरे उत्पाद हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं। और इस दिशा में कई किस्मों के विकास पे भी जोर दिया गया है कि भाई जब उसका उत्पादन अधिक हो जाए तो हम प्याज का प्रबंधन कैसे करें। तो या पहले से योजनाबद्ध तरीके से हम प्रसंस्करण के लिए किस्मों के विकास, उसका उत्पादन, उसका प्रबंधन, उसकी कटाई की व्यवस्था, रख रखाव, इन सब के ऊपर करें। तो प्याज में फ्रेश खाने के साथ साथ इसके मूल्य संवर्धन की भी बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन मूल्य संवर्धन की बात अक्सर हम ये देखते हैं जब आती है, जब प्याज की मात्रा अधिक हो जाती है, गलट का होता है, तो उस साल तो हम बात करते हैं भाई प्रबंधन की कैसा होना चाहिए, और जब कमी आ जाती है फिर हम उसको शांत हो जाते हैं। तो अगर हमें प्याज की खेती में जो किसानों की चुनौतियां हैं उनको निपटाना है, समस्याओं को कम करना है, तो निश्चित रूप से हमें निरंतर प्रसंस्करण के लिए किस्मों को तैयार करना पड़ेगा, उसकी उत्पादन टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा और एक डेडिकेटेड तरीके से हमें उसको प्रोडक्ट्स में बदलना पड़ेगा। और इस दिशा में कई हमारे देश के हिस्सों में, कई विश्वविद्यालयों में इस दिशा में काम भी हो रहा है और कई किस्मों को मूल्य संवर्धन में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाउडर भी बन रहा है, फ्लेक्स भी बन रहे हैं। और आपने कभी देखा होगा लहसुन भी एक प्याज वर्ग का ही एक सदस्य है, उसमें भी काफ़ी मूल्य संवर्धन की संभावना बहुत की जा रही हैं। तैयार क्लोव बाजार में अक्सर मिलती हैं या उसका जो है पेस्ट मिलता है। इसी तरह से प्याज का भी पेस्ट मिलता है। तो प्याज का पेस्ट, पाउडर, फ्लेक्स, तीन तो ये बहुत कॉमन उत्पाद हैं और इनका धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है। अगर हमें प्याज की उपलब्धता और मूल्यों के ऊपर अगर हमें ध्यान देना है तो थोड़ा हमें सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा उपभोक्ताओं को भी। मैं अक्सर देखता हूँ, मदर डेयरी पे जाता हूँ, प्याज की कमी दिखते ही तो लोग 2 किलो के बजाय 4 किलो प्याज लेना शुरू कर देते हैं, ताकि वो ऐसा सोच के वो शायद कल नहीं मिलेगी जी। तो ये एक भय की स्थिति जो हमारे उपभोक्ता में है, तो वो कई बार आवश्यकता से अधिक जो प्याज लेकर के, चाहे वो 1 हफ्ते की प्याज ले लें जी, तो उससे ऐसा होता है। तो मूल्य संवर्धन ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है और इसके और भी विकल्प हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मूल्य संवर्धन करें। ग्रीन ऑनियन है, ग्रीन गार्लिक है, बंचिंग ऑनियन है, चाइव है। डॉक्टर तोमर जी कहें कि संभावना इसमें भी है, अगर हम सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा इस क्षेत्र में भी किसान भाई प्याज के ले सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का मैं रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम रह गया हमारे पास, बहुत कम शब्दों में हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ अंतिम बात आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़।
जी, बहुत अच्छा। किसान भाई, आप किसान भाई सब जानते हैं कि दाल ऐसी फसल है जिससे कि जमीन समृद्ध होता है। बिल्कुल। आप सभी जानते हैं कि अ, दाल में नाइट्रोजन 40 से लेकर के दाल वाली फसलों में 140 किलो तक नाइट्रोजन फिक्स होता है। और तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी कोई फसल चक्र अपनाए उसमें दाल वाली फसलों को जरूर समाहित करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि भारत सरकार भी काफी जोर दे रही है दलहनी फसलों को उत्पादन करने के लिए, और अच्छा भारत सरकार ने, देश सरकारों ने भी अच्छा समर्थन मूल्य दिया है, तो वो किसान भाइयों को दाल उत्पादन करने में काफी मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई। और दाल फलों का मूल्य संवर्धन भी किया जा सकता है। हमारे संस्थान द्वारा कई सारे तरह के बिस्कुट बनाए गए हैं, और दाल के प्रसंस्करण के लिए बहुत सारी छोटी दाल मिल बनाई गई है। इन सारी चीजों को किसान भाई अपनाएं, और साथ में जो बड़े किसान हैं उसके लिए ऐसी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के द्वारा ऐसी वैरायटी बनाई गई है जो कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। तो इस सब भी बहुत सारे नए नए तरीके आ गए हैं। इन सारे तरीकों को किसान भाई अपनाए तो मुझे विश्वास है कि किसान भाइयों की आमदनी बढ़ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और ये सारी महत्वपूर्ण बातें हम उम्मीद करेंगे किसान भाई अपने खेती किसानी के क्षेत्र में अपनाएंगे, अच्छा खासा मुनाफा लेंगे दलहनी फसलों से। आपका बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमारे किसान भाइयों के साथ रखिए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर तोमर जी, आप भी समय निकालकर स्टूडियो में पहुंचे और बहुत महत्वपूर्ण बातें प्याज की फसल से जुड़ी हुई हमारे किसान भाइयों तो साझा की, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया सर। तो ये था आज का कार्यक्रम हमारा हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषयों पर हमने आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आपको लाभ होगा और आप सही तरीके इन जानकारियों का सही समय पर लाभ उठा पाएंगे। फिलहाल अगले विषय कौन से रहेंगे कार्यक्रम हेलो किसान में, आइए सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। हर अंश में अलग अलग विषय लेकर आते हैं। अगले अंश में होगा पशुपालन में भारत सरकार की योजनाएं कैसे हैं और योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही मछली पालन कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें क्या क्या संभावना है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम हेलो किसान के माध्यम से और अपने एक्सपर्ट्स की मदद से। अब इन दोनों विषय से जुड़े हुए या फिर इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ ही डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके अपने सवाल आप सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप किसान कॉल सेंटर का 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम को दोबारा से आप देखना चाहते हैं, कोई जानकारी छूट गई हो, दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कभी भी कहीं पर भी बैठकर दोबारा से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान यात्रा पहुंची है आगरा के शेखपुरा। प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल सिंचाई योजना है, वो फुहारे वाला सिस्टम है और वो ड्रिप वाला है, वो भी खूब लग रहे हैं, जिस पर 80% सरकार अनुदान दे रही है। सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं हुई हैं, नाली भी बनी है और सोलर ऊर्जा प्लेट भी लगी हुई हैं। किसानों को सम्मान निधि भी प्राप्त हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के पास में ड्रोन तकनीक भी उपलब्ध है। देखिए आगरा से कार्यक्रम किसान यात्रा 12 नवंबर मंगलवार दोपहर 3 बजे
पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।